सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बाबा रामदेव को तो आप जानते ही होंगे। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब सलवार पहनकर रामलीला मैदान से भागे थे रामदेव बाबा। योग कराते कराते आटा, तेल, सत्तू, धनिया, मिर्ची बेचने लगे और जनता योग करती रही। बाबा जी करोड़ों का मुनाफा कूटते रहे और जनता अनुलोम विलोम करती रही। रामदेव कहते हैं सांस अंदर बाहर करो, लेकिन जनता ने अपना पाई पाई जोड़कर रामदेव के चरणों में लेट गई। लेकिन धर्म और आस्था के नाम पर लोगों का तेल निकालने वाले रामदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। पतंजलि के दूध का पाउडर, पतंजलि के शुद्ध सरसों का तेल, पतंजलि के शुद्ध आंवले का रस, पतंजलि का शुद्ध नूडल्स और पतंजलि के शुद्ध शहद की पोल खुलने के बाद बाबा रामदेव ने गाय के शुद्ध देसी घी में मिलावट करके 420 का नया कीर्तिमान रच दिया है। गाय के देसी घी जनता के आस्था और सेहत से जुड़ा मामला है। गाय के देसी घी का इस्तेमाल पूजा में होता है। हमारी और आपकी थाली में यही देसी घी रौनक बढ़ाता है। लेकिन पतंजलि के घी में जबरदस्त मिलावट ने एक बार फिर से रामदेव की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। ऐसा नहीं है इनके प्रोडक्ट में मिलावट की बात राजनैतिक है, बल्कि राज्य और केंद्रीय लैब टेस्ट में फेल हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि गाय के देसी घी में मिलावट की खबर कोई पहली बार सुनने को मिली है, बल्कि इससे पतंजलि के घी में मिलावट की बात सामने आ चुकी है। उस वक्त इनके घी में वनस्पति, केमिकल और रंग मिले होने की बात सामने आई थी। लेकिन कई सालों के बाद भी पतंजलि की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इतिहास बताता है कि प्रोडक्ट में मिलावट का ये धंधा बहुत पुराना है। इनके प्रोडक्ट में मिलावट सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर भी देखने को मिली। इनके झूठ, भ्रामक और फर्जी विज्ञापनों की बातें भी सामने आ चुकी हैं। ये वही रामदेव बाबा हैं जो मन घड़ंत तरीके से कुछ भी बोलने के लिए मुंह बाए खड़े रहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके बोले गए झूठ और फर्जी प्रचार से लोगों की सेहत पर कितना बुरा असर होगा। शायद पैसे की भूख और शोहरत की चाहत ने रामदेव को सिर्फ अंधा ही नहीं, बल्कि गूंगा और बहरा भी बना दिया है। कोई और देश होता तो इनकी कंपनी पर कब का ताला लग चुका होता। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि रामदेव मिलावट के धंधे में बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। गेरुआ चोला को देखकर अक्सर लोगों की आस्था इनसे जुड़ जाती है और देसी स्वदेशी की भावना देश प्रेम से जुड़ी है, जिनका इस्तेमाल करके रामदेव देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आखिर कैसे मिलावट का धंधा कर रहे हैं रामदेव? आखिर कैसे करोड़ों लोगों को धर्म के नाम पर बना रहे हैं मूर्ख? आखिर कैसे गाय के घी में निकला बहुत बड़ा खोट? आखिर कैसे खुलेआम मिलावट का धंधा कर रहे हैं रामदेव? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। योग गुरु बाबा रामदेव किसी ज़माने में मोदी को जीत दिलाने की मुहिम में अपना योगदान निभा रहे थे। एक ज़माना था जब रामदेव घूम घूम कर लोगों को समझाया करते थे कि मोदी जी जीतेंगे तो काला धन वापस आएगा, डीजल पेट्रोल बिल्कुल सस्ता, गरीबों के दुख दूर होंगे। लेकिन अब रामदेव उन पर बात भी नहीं करना चाहते। स्वदेशी नाव पर सवार होकर आस्था का तड़का लगाने वाले रामदेव का घी एक बार फिर फेल हो गया है। राज्य के बाद अब सेंट्रल लैब में भी बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया। इनका प्रोडक्ट गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा और तो और इनका प्रोडक्ट सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक नहीं बल्कि 2 लैब टेस्ट की रिपोर्ट है, जिसमें एक प्रयोगशाला राज्य की और दूसरी केंद्रीय प्रयोगशाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग के द्वारा साल 2021 में दीपावली के पर्व पर टिहरी जिला में घनसाली में एक दुकान से सैंपल लिया था। इस सैंपल को राज्य की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया तो सैंपल फेल पाया गया, जिसके बाद खाद्य संरक्षा विभाग के द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किया गया तो कंपनी ने जांच विभाग को घेरना शुरू कर दिया और राज्य की लेबोरेटरी की रिपोर्ट को गलत बताने लगी। पतंजलि ने अपने कारनामों की पोल खुलने पर विदेशी साजिश वाला डायलॉग उछाल दिया, जिसके बाद एक सैंपल केंद्रीय प्रयोगशाला में भी भेजा। लेकिन केंद्रीय प्रयोगशाला में भी बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड गाय के घी का ये सैंपल फेल पाया गया। इसी तरह 2016 में लखनऊ के एक कस्टमर की शिकायत पर इनके देसी घी के सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया था। टेस्ट के बाद सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस तरह हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि आरटीआई के अनुसार 2013 से 2016 के बीच 82 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 32 उत्पाद की क्वालिटी मानकों पर खरी नहीं उतरा। इसमें पतंजलि आंवला, दिव्य जूस और
शिवलिंगी बीज भी शामिल हैं। इसी तरह से भारतीय सेना की कैंटीन ने भी पतंजलि के आंवला जूस पर बैन लगा दिया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पब्लिक हेल्थ लैब की जांच में फेल पाया गया, जो सेहत के लिए हानिकारक है। खाने पीने के प्रोडक्ट के अलावा आयुर्वेदिक दवाओं के 18 नमूने भी क्वालिटी मानकों पर कमजोर पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मिलावट और धोखेबाजी के इस धंधे में रामदेव ने केवल भारत में ही नाम कमाया हो, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में इनके प्रोडक्ट लात मारकर वापस कर दिया। साल 2017 में पतंजलि के 6 प्रोडक्ट नेपाल के लैब टेस्ट में फेल हुए, जिसके बाद उन्हें तुरंत वापस करने के आदेश दिए गए। और यही नहीं, टीवी चैनल और अखबारों में इनके विज्ञापन जमकर झूठ फैलाते हैं। रामदेव अपने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के जरिए लोगों को मूर्ख बनाने का काम भी धड़ल्ले से करते हैं। विज्ञापनों पर नजर रखने वाली संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल ने माना है कि पतंजलि का दंतकांति टूथपेस्ट, पतंजलि जूस और अमूल एपिक चोको आइसक्रीम समेत 98 प्रोडक्ट ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं। यही नहीं, शुद्धता का राग अलापने वाले रामदेव के सरसों का तेल भी मिलावटी निकला। साल 2021 में पतंजलि के शुद्ध सरसों का भी क्वालिटी में फेल हो गया, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इसी तरह से मिस ब्रांडिंग और भ्रामक प्रचार के 5 मामलों में दोषी पाए जाने पर एडीएम हरिद्वार ने पतंजलि आयुर्वेद की 5 उत्पादों यूनिटों पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी तरह से रामदेव ने महामारी को अवसर में तब्दील कर दिया। उन्होंने कोरोना की मार झेल रहे लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। जब दुनिया भर के डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट कोरोना का इलाज खोज रहे थे, वैक्सीन बनाने में लगे थे, तब पतंजलि ने कोरोना वायरस के लिए दवा का ऐलान कर दिया था। कोरोनिल और श्वसारी नाम की दवाओं का ऐलान किया, लेकिन आयुष मंत्रालय ने कंपनी को दवा की बिक्री और विज्ञापन पर रोकने के लिए कह दिया। तब मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कहा कि इस ड्रग के कंपोजिशन, स्टडी से आए नतीजे, ट्रायल और दूसरी जानकारियों को विज्ञापन से पहले मंत्रालय से साझा करें। उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लाइसेंस ऑफिसर ने इस मामले को लेकर कहा, पतंजलि के एप्लीकेशन के मुताबिक हमने उन्हें लाइसेंस इशू किया, लेकिन उन्होंने इस एप्लीकेशन में कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया था। हमने सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर, कफ और फीवर के लिए लाइसेंस अप्रूव किया था। हमने उन्हें एक नोटिस जारी किया है और पूछा है कि कैसे उन्हें कोरोना किट बनाने की इजाजत मिली। इन्होंने कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया, लेकिन कुछ ही दिन में सारे दावे फेल हो गए। कोरोना के टीके को लेकर भी इनके उलूल जुलूल बयान के लिए भी अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। कोरोना के इलाज के नाम पर इनके तमाम दावे तब मनगढ़ंत साबित हो गए जब पतंजलि में कोरोना के मरीज पाए गए। रामदेव की पतंजलि में 46, योगग्राम में 28 और आचार्य कूलम में 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनके झूठ और प्रचार तंत्र के इतिहास पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि ये लोगों को किस तरह से गुमराह करते हैं। इस कंपनी और इसके को फाउंडर योग गुरु बाबा रामदेव का इतिहास है कि कभी उन्होंने कैंसर के 100% इलाज का दावा किया, कभी HIV और कभी होमोसेक्सुअलिटी के इलाज का भी दावा किया। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद के 94% के स्टेक होल्डर आचार्य बालकृष्ण का भी विवादों से नाता रहा है। उनकी हाई स्कूल और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्री कथित तौर पर रिकॉर्ड में नहीं मिली। बालकृष्ण पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के जरिए फेक डिग्री और इंडियन पासपोर्ट हासिल करने के भी आरोप लग चुके हैं। तो इस तरह से आज हमने बाबा रामदेव के मिलावट का इतिहास आपके सामने पेश किया है। ये शरीर एक नेमत है, एक वरदान है। इस शरीर को बचाए रखने की हर संभव कोशिश इंसान करता रहता है, लेकिन धर्म और आस्था के नाम पर बाबाओं और झोला छाप डॉक्टर के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए, वरना जब इस शरीर को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। दूसरों की अंधभक्ति और अंधविश्वास से दूर रहें। जमीर बेचने वाले व्यापारी नहीं होते हैं, बल्कि जालसाज होते हैं, जिनसे दूरी और बचाव ही एकमात्र तरीका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।